ही बैक्ड आउट ऑफ द एग्रीमेंट, यहाँ लिखा हुआ है ही बैक आउट ऑफ द एग्रीमेंट। बैक आउट मतलब होते जानते क्या, मतलब अपने वादे से मुकर जाना, बैक आउट होते हैं। बैक आउट मतलब होते जो अपने वादा किया है उस वादे से मुकर जाना, पीछे हट जाना, बैक आउट कहलाता है। इसका मतलब हुआ कि उन्होंने जो समझौता किया था, जो एग्रीमेंट किया था, उससे पीछे हट गया, बैक आउट ऑफ द एग्रीमेंट। बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही आंसर हमारा है। तो ऑप्शन में कोई नो इम्प्रूवमेंट नहीं दिया गया, इसका मतलब इसी में से हमें किसी एक को सेलेक्ट करना होगा। तो हमारा ऑप्शन दे रहा है कि गिव हिज फुल सपोर्ट, नहीं होगा, बल्कि इसका सिनोनिम जब आएगा गिव हिज फुल सपोर्ट नहीं आएगा, इसका सिनोनिम आएगा विथड्रू हिज सपोर्ट टू। मतलब वो जो समर्थन के लिए, सपोर्ट के लिए, एग्रीमेंट के लिए था, उससे पीछे हट गया। विथड्रा मने होते पीछे हटना, उसी का V2 फॉर्म लिखा है विथड्रू। रिकंसीडर मतलब होते पुनर्विचार करना, रिकंसीडर पुनर्विचार करना। गो थ्रो का 2 3 4 अर्थ होते, थोड़ा सा हम लोग लिखते जाएंगे, कॉपी आप निकाल के रखना और सारे क्वेश्चन को डील कर लेंगे। गो थ्रो, गो थ्रो का 2 3 4 अर्थ होता है, बराबर एग्जामिनर पूछते रहता है। गो थ्रो का पहला नियम होते हैं शुरू से अंत तक पढ़ जाना, शुरू से अंत तक पढ़ जाना गो थ्रो होते हैं। दूसरा इसका आएगा गो थ्रो, गो थ्रो। दूसरा सफल होना, गो थ्रो सफल होना। दूसरा आता है गो थ्रो, गो थ्रो पहला हुआ गो थ्रो शुरू से अंत तक पढ़ जाना, सफल होना। गो थ्रो होते हैं बारीकी से जांच करना, बारीकी से जांच करना गो थ्रो का। और एक होता है लास्ट में गो थ्रो, किसी दौर से गुजरना, किसी दौर से गुजरना गो थ्रो कहलाता, किसी दौर से गुजरना गो थ्रो कहलाएगा। क्लियर। मैन इज द ओनली एनिमल, सारे रूल धीरे धीरे आपको रिवाइज हो जाएगा। मैन इज द ओनली एनिमल कह रहा है कि मैन एकमात्र ऐसा जानवर है, मैन एकमात्र ऐसा जानवर है जो बोल सकता है, जो बात कर सकता है, जो बोल सकता है, मैन एकमात्र एनिमल है। इसका मतलब हुआ कि जो रिलेटिव प्रोनाउन हमारा हूँ दिख रहा है, ये किसके लिए आया, कब हम यूज करेंगे। दरअसल बात होता है ना कि हु रिलेटिव प्रोनाउन है, हु का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हमारा हुम होता है, हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमारा हुम होता है। ये दोनों हम पर्सन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए भाई, पर्सन के लिए यूज करते हैं, मतलब सजीव प्राणी के लिए रहेगा, लेकिन व्यक्ति के लिए हम यूज उसके लिए ज्यादा करते हैं। हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हुम होता है और दोनों का यूज हम व्यक्ति के लिए करते हैं। अब बात आया कि जब मैन को हम एनिमल यहाँ करें तब तो हु होना चाहिए, परंतु इस बात को ध्यान देना होगा कि कुछ ऐसे नियम आता है जैसे द ओनली, ध्यान दीजिएगा, द ओनली, द सेम, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, द लिटिल, द सुपरलेटिव, द सुपरलेटिव, द सुपरलेटिव। इसके अलावा भी हमें मिलेगा ऑल, समथिंग, समथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग। ये सभी जो आपको दिखेगा, द ओनली, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, द सुपरलेटिव, ऑल, समथिंग, एनीथिंग, ये सब के बाद हम जब भी यूज करेंगे तो डायरेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। फिर से समझ लेंगे क्या लिखा गया कि द ओनली, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, द सुपरलेटिव, ऑल, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये सब के बाद हम जब भी रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे तो आपका सी ऑप्शन मतलब डायरेक्ट आना चाहिए। क्या आएगा, डायरेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। क्लियर। तो यहाँ आंसर हमारा सी आएगा, हुम नहीं आएगा, ना ही विच आएगा, बल्कि डायरेक्ट होनी चाहिए, नहीं, राइट आंसर सी होगा। चलिए आगे। नेक्स्ट, ही डिड नॉट नो, कह रहा कि उसे पता नहीं था। he did not know, उसे जानकारी नहीं था, उसे पता नहीं था, यानी उसे उत्तर पता नहीं था। I did not neither। अब सेंटेंस को हमें ये किस तरीके से पूछा गया एग्जामिनर, क्यों ये पूछा गया, किस तरीके से हम बनाएंगे, इस पर गौर फरमाएंगे। ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव है और अगला सेंटेंस भी नेगेटिव है तो नियम ये कहता है हमारा कि नाइदर वर्ड जो है ना ये खुद नेगेटिव वर्ड है, ये खुद हमारा नेगेटिव वर्ड है। तो नियम यही कहता है कि डबल नेगेटिव एक साथ नहीं होते,
इसका मतलब हुआ कि नाइदर जब वर्ड नेगेटिव वर्ड है तो कन्फर्म है कि इसके साथ हम नो नॉट नेवर यूज नहीं करेंगे। लेकिन नियम ये नहीं है, नियम इसका कुछ और है, हम बता देना चाहता हूँ डिटेल्स में। इसका 2 मिनट टाइम देंगे, बता देंगे हम सारा। देखिएगा क्या इसका नियम आएगा, देखिएगा गौर से, गौर से फरमाइएगा। दरअसल बात होता है नाइदर आइदर आइदर नोर सो, ये चारों जो आपको दिख रहा है ये दरअसल एडवर्ब के तौर पर यहाँ यूज किया गया। फिर से समझेंगे, ऐसे आप लोग पढ़े होंगे नाइदर नोर आइदर, और पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे, सो भी पढ़े होंगे, इसलिए कंजक्शन के अर्थ में यहाँ हम लोग पढ़ेंगे नाइदर आइदर नोर सो जो आएगा ये चारों हमारा एडवर्ब के तौर पर काम करेगा। क्या काम करेगा भाई? एडवर्ब के तौर पर काम करेगा, जिसका अर्थ आएगा भी आएगा। क्या अर्थ आएगा? भी आएगा। जब इसका अर्थ हमारा जब भी आएगा तो ऐसे सेंटेंस को हम भिन्न भिन्न तरीके से यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सेंटेंस इन नेगेटिव, जब पहला सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो जाए, जैसे नियम क्या होते हैं ना कि आल्सो हम भी के अर्थ में पढ़ते हैं, और टू को भी कहते हैं, एज वेल को भी कहते हैं। लेकिन हम इन 4 चीजों को आज सीखेंगे कि कैसे हम भी के अर्थ में यूज, कहाँ सेंटेंस कैसे पूछा जाता है और कब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इन बातों पर ध्यान देंगे। तो कहा जा रहा है कि नाइदर आइदर नोर सो जो है ना भी के अर्थ में एडवर्ब के तौर पर काम करता है। मतलब जब जब भी का अर्थ देगा तो तब तब ये एडवर्ब के तौर पर काम करेगा। अब इसमें बात करेंगे क्या इसका आंसर होनी चाहिए। तो फर्स्ट सेंटेंस इन नेगेटिव, जब दोनों सेंटेंस नेगेटिव हो जाए तो भी के अर्थ में हम इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं। समझिएगा बात को, जब दोनों सेंटेंस नेगेटिव हो जाए तब भी के अर्थ में हम नाइदर आइदर या नोर का इस्तेमाल करते हैं। जब दोनों सेंटेंस नेगेटिव हो जाए तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस इन नेगेटिव, ऐसे वाक्यों में एंड का प्रयोग रह सकता है अथवा नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। मतलब ये रह सकता है अथवा नहीं भी रह सकता। फर्स्ट सेंटेंस इन नेगेटिव, उसके बाद हम यूज करेंगे, यदि आप चाहते हैं कि हम नाइदर से बनाएं तो आप बना सकते हैं। पहले नाइदर लिखेंगे, नाइदर नहीं रहे तो नोर लगा दो, उसके बाद हम सहायक क्रिया का इस्तेमाल करेंगे, तब सब्जेक्ट लिखा जाएगा और इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू वर्ब आएगा। क्लियर? यदि आप इसी को बनाना चाहते हैं आइदर से, ये हमारा पहला फैक्टर हुआ। यदि कोई चाहता है कि नहीं सर हम इसे अब आइदर से बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो भी तो आप बता रहे हैं कि भी के ईयर देगा, तो इसमें क्या आएगा, ये नियम एक हो गया। या फिर आप आइदर से बनाना चाहते हैं तो पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर सहायक क्रिया, फिर नोट लगा दो शॉर्ट फॉर्म में, और फिर लास्ट में आइदर लगा दो, आइदर लगा दो। ये नियम, इसका प्रोसेस चलता है। मतलब यदि दोनों सेंटेंस नेगेटिव हो जाए तो भी के अर्थ में हम इन तीनों शब्द का इस्तेमाल करेंगे। किसका? नाइदर आइदर और नोर का इस्तेमाल करेंगे। किस अर्थ में? तो भी के अर्थ में। और लास्ट में आपको जो सो दिख रहा है वो क्या होता है, जब दोनों सेंटेंस पॉजिटिव होगा ना तब सो का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इसका एग्जांपल देखेंगे, सी डज नॉट प्ले क्रिकेट एंड नाइदर डू यू। इससे साबित स्पष्ट हो गया होगा जो लिखा हुआ ना कि सी डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलती है, और आप भी नहीं, वह क्रिकेट नहीं खेलती है। नहीं, सी डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलती, और आप भी नहीं, एंड नाइदर डू यू। ऑलरेडी क्या होता है ना कि नाइदर और नोर खुद नेगेटिव वर्ड है। दरअसल नियम होते हैं कि नाइदर और नोर खुद नेगेटिव वर्ड है, और नेगेटिव वर्ड का यही पहचान है कि जब भी वो शुरू में आएगा तो सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले यूज करेगा। जब भी नेगेटिव वर्ड सब्जेक्ट से पहले आएगा, कन्फर्म है कि वो शुरू में लिखा जाएगा तो इन्वर्जन लेगा, सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले आएगा। वह क्रिकेट नहीं खेलती है और आप भी नहीं, इसका मतलब डू, इसलिए कि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हमें डू लगाना। यदि कोई विद्यार्थी कहे कि सर हमें इसे आइदर से बनाना है, तो बना सकते हैं। आप लिखेंगे सी
से डज नॉट प्ले क्रिकेट एंड यू, यहाँ डोंट लगेगा, नॉट लगेगा यहाँ आइदर। क्यों नॉट लगेगा बताते हैं। क्योंकि आइदर हमारा पॉजिटिव वर्ड है, आइदर हमारा पॉजिटिव वर्ड है। जब आइदर हमारा पॉजिटिव वर्ड है तो इसके साथ नोट लगाना अनिवार्य है। जबकि नाइदर या नोर, नाइदर नहीं रहता तो यहाँ नोर बन जाता, नाइदर नहीं रहता तो नोर से बनाते। दोनों में से किसी एक को हम पुट कर सकते थे, दोनों नेगेटिव वर्ड है इसलिए नेगेटिव नहीं लगाएंगे। जबकि आइदर हमारा नेगेटिव वर्ड है इसलिए पॉजिटिव वर्ड है इसलिए इसके साथ नोट लगाना पड़ेगा। तो ये नियम हमेशा एग्जामिनर पूछता है, इसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नियम तभी आता है जब दोनों सेंटेंस नेगेटिव हो जाए। जब भी दोनों सेंटेंस नेगेटिव हो जाए तब भी के अर्थ में नाइदर, आइदर अथवा नोर का इस्तेमाल करते हैं। नाइदर, आइदर अथवा नोर का इस्तेमाल करते हैं। अब पूछिएगा कि सर सो का इस्तेमाल हम कहाँ करें, ठीक है। सो के बारे में बताते हैं, बढ़े आगे। सो के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। सो में थोड़ा सा क्या होता है ना कि दोनों सेंटेंस पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट सेंटेंस ही पॉजिटिव होगा और इसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो भी सेंटेंस पॉजिटिव होगा। फर्स्ट सेंटेंस इन पॉजिटिव एंड इसमें भी वही विकल्प होता है कि एंड रह भी सकता है या नहीं भी। सो सहायक क्रिया फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, इसके अकॉर्डिंग टू काम करेगा। सो आइदर नाइदर में अब डिफरेंट आपको समझ में आएगा। सो में क्या होगा ना कि दोनों सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो भी के अर्थ में सो आएगा। यदि दोनों सेंटेंस नेगेटिव होगा तो भी के अर्थ में नाइदर, आइदर अथवा नोर का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़े, आगे बोलिए। एग्जाम्पल यदि चाहिए आप लिखेंगे, आई एम अ डॉक्टर एंड सो आर यू। इसका मतलब हुआ कि आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं और आप भी का मतलब हुआ कि आप भी एक डॉक्टर हो, है ना। मैं एक डॉक्टर हूं, सेंटेंस पॉजिटिव हुआ और अगला सेंटेंस ही पॉजिटिव आपको रिप्लाई देना पड़ेगा कि मैं भी एक डॉक्टर हूं, आप भी एक डॉक्टर हो। आई एम ए डॉक्टर एंड सो आर यू। समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा भी के अर्थ में कंडीशनल इस तरह से 4 सेंटेंस आया हुआ जो हम आपको क्लियर कर दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। हम लोग क्या क्वेश्चन था हम लोग का, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था, इस पर ध्यान दें। लिखा हुआ ही डिड नॉट नो द आंसर, उससे उत्तर नहीं पता था, वह उत्तर नहीं जानता था, आंसर नहीं जानता था। ही डिड नॉट नो द आंसर, उससे उत्तर पता नहीं था। आई डिड नॉट नाइदर, तब तो आप कह सकते हैं कि सर नाइदर नेगेटिव वर्ड है। जब नेगेटिव वर्ड नाइदर है तो इसके साथ नोट कैसे आएगा भाई, इसका मतलब आंसर डी नहीं होगा, ठीक है। अब जैसा टेंस रहेगा शुरू में वैसा ही टेंस सहायक क्रिया का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ डिड है तो डिड है लिखा हुआ, यानी आंसर सी गलत हो जाएगा। अब बी, ए और 2 में ध्यान देंगे तो नाइदर डिड आई आंसर होगा। नाइदर डिड आई मतलब हुआ उसे उत्तर पता नहीं था और मुझे भी नहीं, मतलब मैं भी नहीं जानता था, वो भी नहीं जानता था। तो नेगेटिव अर्थ यहाँ दोनों सेंटेंस जब नेगेटिव के अर्थ में नाइदर का इस्तेमाल करेंगे तो सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले आएगा, नाइदर डिड आई। यदि आप आइदर से बनाना चाहते हैं इसी सेंटेंस को तो लिखना पड़ेगा यहां से यहां तक आई डिडंट आइदर। यदि आप आइदर से बनाना चाहते हैं इस सेंटेंस को तो बनेगा आइदर, या फिर नाइदर से तो नाइदर डिड आई, या नोर से तो नोर डिड आई। क्लियर, समझे कि आपको समझ में आ गया होगा, भली बात है। ऐसे सेंटेंस में एंड का प्रयोग रह भी सकता है या नहीं भी रह सकता है। When the owner offered tea, देखिएगा जब ऑनर जो है, जब ऑनर टी का ऑफर किया तब प्यून ठुकरा दिया। प्यून इट मतलब टी हो जाएगा। जब ऑनर टी का ऑफर किया तब प्यून इसे क्या किया, ठुकरा दिया। अब देखिए क्या आएगा, डिनाई का यूज हम कहाँ करेंगे।
डिसलाइक का यूज कहाँ करेंगे, डिक्लाइन का यूज कहाँ करें, डिसओबे का यूज कहाँ करें, हम ध्यान देते हैं। स्पष्ट यहाँ कह रहा है कि जब ऑनर जो है टी का ऑफर किया तब प्यून ठुकरा दिया, यानी कहा नहीं पिएंगे, इसका मतलब वो डिसलाइक तो नहीं करेगा। सब हो गया समझ में कि डिसलाइक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा डिसलाइक? तो कि मैं लाइक कर दो, नहीं कहता कि लाइक कर दो भाई, एक लाइक प्रेस कर दो, ऐसे बोलते एक लाइक दाब दो। तो लाइक और डिसलाइक होते हैं नापसंद करना, पसंद करना क्या अर्थ में? कोई वस्तु या कोई मेरा पढ़ाई आपको पसंद रहेगा तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद हो डिसलाइक कर दीजिएगा। तो ये डिसलाइक और लाइक का अंतर होता है। डिक्लाइन क्या होता है ना, रिफ्यूज के अर्थ में यूज होते हैं। डिक्लाइन, डिक्लाइन किसी चीज को ठुकरा देना डिक्लाइन होता है, जिसका साइन हम रिफ्यूज भी बोलते हैं। रिफ्यूज, रिफ्यूज ऐसे किसी प्रस्ताव को ठुकराना डिक्लाइन, काम करने से मना करना रिफ्यूज। एक आता आपका डिनाई, डिनाई इंपॉर्टेंट वर्ड भी है। डिनाई जो होता है ना, इसका साइन होता है रिफ्यूट होता है, रिफ्यूट खंडन करना, खंडन करना इसको बोलते हैं, खंडन करना, खंडन करना। देखिए इसका मतलब क्या होता है समझिए। डिनाई का मतलब होता है रिफ्यूट, खंडन क्या करना होता है वो बताते हैं। लगाए गए आरोप को खारिज कर देना, लगाए गए आरोप को क्या करना, खंडन करना, खारिज करना। अभी हाल फिलहाल का एग्जांपल बोलते हैं कि एलजेपी का जो पहले का नेता था माने चिराग पासवान, वो पशुपति पारस पर आरोप लगाए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट क्या किया, वह खारिज कर दिया, मतलब लगाए गए आरोप को डिनाई कर दिया, रिफ्यूट कर दिया। वो मतलब किसी पर चार्ज या एलिगेशन आप लगाएंगे, चार्ज या एलिगेशन मतलब लगाए गए आरोप को खारिज कर देना, उसे डिनाई कहते हैं या रिफ्यूट कहते हैं। क्लियर समझ में आ गया? वो होते खंडन करना। और डिक्लाइन होते किसी की प्रस्ताव को ठुकराना डिक्लाइन, काम करने से मना करना रिफ्यूज। डिनाई का एक और मीनिंग आता है, डिनाई जो होता है ना हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिनाई के बाद V4 आता है, डिनाई के बाद V4 भी आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात रह गया सी ऑप्शन में डिसओबे। ओबे तो समझते होंगे, ओबे आज्ञा का पालन करना, ओबे वैसे आज्ञा मानना ओबे, और डिसओबे अनादर करना, अवहेलना करना, आज्ञा नहीं मानना, डिसओबे आज्ञा नहीं मानना। तो यह कह रहा है ना कि व्हेन द ऑनर ऑफर टी, जब ऑनर टी का ऑफर किया तब प्यून ठुकरा दिया, प्रस्ताव को नहीं माना, ठुकरा दिया, जाओ नहीं पिएंगे, तो डिक्लाइन करेगा। नेक्स्ट, डू यू रिमेंबर दिस फोन नंबर? क्या आपको उनका फोन नंबर याद है? क्या आपको उनका फोन नंबर याद है? करा डू यू रिमेंबर हिज फोन नंबर? क्या आपको उनका फोन नंबर याद है? तो कहेंगे मुझे पता नहीं है। आई डोंट थिंक, आई डोंट थिंक दैट मीन्स आई डोंट बिलीव, मुझे पता नहीं है, मुझे याद नहीं है ना, मुझे ऐसी चीजों पर यकीन नहीं है। उसका नंबर क्या है, नहीं है, याद है कि नहीं है, पता नहीं है ना, यही बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? पत्नी की नंबर याद नहीं रहेगा, लेकिन गर्लफ्रेंड की नंबर कभी भूल नहीं सकता, ये भी ध्यान देना। तो डू यू रिमेंबर हिज फोन नंबर लिखा, क्या आपको उनका फोन नंबर याद है? तो कह रहा आई डोंट सस्पेक्ट, सस्पेक्ट संदेह नहीं है, नहीं भाई वाह ऐसा कैसे होगा, आई डोंट थिंक होगा, मुझे पता नहीं, आई डोंट थिंक मुझे नहीं पता इसके बारे में, मुझे पता नहीं, आई डोंट थिंक बोलेंगे, या आई डोंट थिंक नहीं रहता तो आई डोंट नो बोलते, आई डोंट नो रहता था आप आराम से आंसर बनाते जी सर हम जानते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक भी बोल सकते हैं, मुझे पता नहीं है, मुझे इन चीजों के बारे में पता नहीं है, इसलिए लास्ट में सो लगा दिया। आई डू यू रिमेंबर दिस फोन नंबर, करा आई डोंट थिंक, मुझे पता नहीं है। क्लियर हो गया? और डोंट थिंक लिखा है, थिंक तो नाउन है, ऐसे डू डज डिड के साथ V1 होता, थिंक हमारा नाउन है, तो ये तो ऐसे ही गलत है। डू डज और डिड के साथ V1 फॉर्म होता है, ये तो थिंक हमारा नाउन है। मे के बाद थिंक सही है, मे के बाद V1 सही है, लेकिन मे तो पॉसिबिलिटी शो करता है ना, संभावना शो करता है, मे संभावना शो करता है, बारिश होने की संभावना, या फिर मे परमिशन भी शो करता है, मे परमिशन भी शो करता है, मे संभावना भी शो करता है। नहीं बोलते मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो यस या नो का रिप्लाई मतलब वो परमिशन मांगला। नेक्स्ट आइए, लेटेस्ट प्लस V1, लेटेस्ट प्लस V1 का क्वेश्चन टैग शैल बी होता है, लेटेस्ट प्लस V1 का क्वेश्चन टैग शैल बी होता है, यानी राइट आंसर हमारा सही है, डी आंसर होगा, कहीं कोई गलती है ही नहीं, बिल्कुल सही है, इसमें टाइम भी गवाना बेकार है। It took a long time for him to realize,
कह रहा देखिएगा, कह रहा इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर हिम टू रियलाइज, उसे अपनी गलती का एहसास होने में, रियलाइज करने में एक वक्त लग गया। इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर हिम टू रियलाइज, इसका मतलब हुआ कि उन्हें रियलाइज करने में, उन्हें अपनी गलती का एहसास होने में, एहसास दिलाने में उसे वक्त लग गया, काफी टाइम लग गया। मतलब रियलाइज माने होते अपनी गलती का आभास होना, रियलाइज होते, तो वही कह रहा है कि अपनी गलती का आभास होने के लिए उसे काफी वक्त लग गया। इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर हिम टू रियलाइज। क्लियर हो गया? व्हाट वाज ट्रूथ, सच्चाई क्या था, क्या झूठ था, क्या सच था, इसे रियलाइज करने में उसे, उसकी अपनी गलती को आभास कराने के लिए उसे वक्त लग गया, काफी टाइम लग गया। इट टुक ए लॉन्ग टाइम फॉर हिम टू रियलाइज व्हाट वाज ट्रूथ। देखिए फंक्शन क्या होता है इसमें, नियम कहता है कि WH वर्ड है, बिल्कुल सही WH वर्ड है। तो नियम यही कहता है कि WH वर्ड के पहले अगर कोई सेंटेंस आ जाए, WH के पहले अगर कोई सेंटेंस आ जाए तो WH वाले भाग को असर्टिव रखा जाता है। असर्टिव दैट मीन्स कहा जाता है कि सहायक क्रिया सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे। मतलब व्हाट वाज ट्रूथ नहीं, बल्कि व्हाट द ट्रूथ वाज हो जाएगा। राइट आंसर ये नहीं, ये इसलिए नहीं कि पास्ट टेंस है तो इज कैसे आएगा। बी ऑप्शन इसलिए गलत है कि WH वर्ड के पहले कोई सेंटेंस आ जाए तो सहायक क्रिया सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं, बाक असर्टिव हो जाता है। राइट आंसर हमारा सी होगा, व्हाट द ट्रूथ वाज होगा। माई मदर इज वरीड अबाउट माई फादर्स हेल्थ। देखो सेम क्वेश्चन आ गया है उसी तरह से, अभी अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे वी के अर्थ में नाइदर आइदर नोर सो के बारे में, सेम क्वेश्चन उसी तरह से आ गया। माई मदर इज वरीड अबाउट माई फादर्स हेल्थ, कारण माँ पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। माँ जो है पिता की स्वास्थ्य के बारे में चिंतित है। माई मदर इज वरीड अबाउट माई फादर्स हेल्थ, माँ जो है पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है, और मैं भी चिंतित हूं। नहीं समझे? अभी अभी हम सिखा रहे थे कि जब दोनों सेंटेंस हमारा पॉजिटिव हो जाए तो वी के अर्थ में सो का इस्तेमाल करते हैं, है ना, सो का इस्तेमाल करते हैं, तब हम इसका यूज करते हैं। तो माई मदर इज वरीड अबाउट माई फादर्स हेल्थ, माँ पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है और मैं भी चिंतित हूँ। इसका मतलब एंड आल्सो आई नहीं होगा, बल्कि सो एम आई होगा। सो एम आई होगा। किसका यूज करेंगे? सो एम आई यूज करेंगे। क्लियर? आई आल्सो नहीं, आल्सो भी का अर्थ देता है, जिसका यूज हम मेन वर्ब के ठीक पहले करते हैं। नोट करके इसको लिख लेना कि आल्सो का यूज, आल्सो ही केवल भी के अर्थ में आप जानते होंगे, जबकि हम आपको साइनो सिखा देंगे। इसका बहुत सारा साइनो होता है। आल्सो का साइनो टू होता है, आल्सो का साइनो एज वेल होता है, एज वेल साइनो इसका होता है। और अभी अभी हम पढ़ा रहे हैं सो, आइदर, नाइदर, नाइदर, नोर, ये सब हमारा भी के अर्थ में पढ़ना होगा। सभी एडवर्ब है और सबका अर्थ भी होता है। और अभी अभी हम पढ़ा रहे थे आपको आल्सो, केवल आल्सो आपको पता जरूर होगा कि इसका अर्थ भी होता है, बाकी ऐसे उड़ रहा होगा। तो आल्सो भी होता है, जिसका यूज मेन वर्ब के पहले होता है। टी डबल और टू का अर्थ भी होता है, लेकिन टू का यूज हम उसी नाउन के साथ करेंगे या उसी वर्ब के साथ करेंगे जिसको रिपीट करना रहे। जिसे रिपीट करना रहे उसी के साथ हम टी डबल और टू लगाते हैं। एज वेल लास्ट में होता है, एज वेल लास्ट में होता है। सो जब दो सेंटेंस पॉजिटिव हो तो भी का अर्थ सो देगा, जब दो सेंटेंस नेगेटिव हो तब इन तीनों का इस्तेमाल करेंगे। जब दोनों सेंटेंस नेगेटिव हो तब आइदर, नाइदर या नोर। जब दोनों सेंटेंस पॉजिटिव हो तब सो। वाक्य के अंत में हमेशा एज वेल टू उसी नाउन के साथ करेंगे जिसको रिपीट करना रहे, जिसे रिपीट करना रहे उसे हम टू लगाते हैं, टी डबल और टू लगाते हैं। आल्सो हमेशा मेन वर्ब के साथ। तो ये हमारा फंक्शन रहा कि माई मदर इज वरीड अबाउट माई फादर्स हेल्थ, माँ जो है पिता के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित है, और मैं भी, इसका मतलब सो एम आई। नेक्स्ट, रोड सर वेट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर वेट, देखिए इसमें क्या आएगा। कह रहा ना कि रोड गीला है, वेट मैंने होते भीगा होना, गीला होना, वेट होते। रोड्स आर वेट, रोड्स गीला है, इससे ये साबित स्पष्ट हो गया कि जरूर कल बारिश हुआ होगा। नहीं बोलेंगे
जरूर कल बारिश होगा, जैसे कहेंगे ना 10 बज गया भाई, मेन गेट बंद है, तो नहीं कहेंगे जरूर छुट्टी होगा। बात समझ में आ गया होगा? इसका मतलब हुआ कि रोड आर वेट, जब रोड गीला गीला है, भींगा हुआ है, तो इससे ये साबित हो रहा है कि कल रात अवश्य बारिश हुआ, कल रात अवश्य बारिश हुआ होगा। इसका मतलब हुआ जहां किसी काम का होना तय माना जाएगा, जहां किसी भी काम का होना तय माना जाएगा, वहां हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब ऑप्शन क्या आएगा? मस्ट के बाद हमेशा V1 होते हैं, किसी भी मॉडल वर्ब के साथ V1 इस्तेमाल होते हैं। ऑप्शन 1 नहीं आएगा चूंकि हेड लगा दिया। ऑप्शन बी तो ऐसे ही गलत है ना, ऐसे ही गलत है। नाइट लगा दिया, ऐसे माइट होता तब भी गलत रहता, माइट के साथ V1 होते हैं। मस्ट हैव बीन, वर्षा होना, वर्षा कराया नहीं जाता है, वर्षा होता है। इसका मतलब पैसिव फॉर्म में नहीं आएगा, हमेशा एक्टिव आएगा। कोई भी प्राकृतिक घटना एक्टिव वॉइस में ही शो होते हैं, किसी भी प्राकृतिक घटना को हम एक्टिव वॉइस में ही बनाते हैं। क्लियर? किसी भी प्राकृतिक घटना को एक्टिव वॉइस में हम शो करते हैं। चलिए आगे। He must know them in their most plausible form। ये तो क्वेश्चन टैग का वाक्य है, तो आप आराम से बनाएंगे ना। मस्ट नो है तो मस्ट में नोट लगाकर बनाइए आप। आंसर तो ऐसे बी आपको पता चल जाएगा, बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन टैग पूछ रहा है ना, देखो क्वेश्चन टैग इजेंट इट नहीं, बल्कि मस्ट है तो मस्ट नोट लगेगा। ही मस्ट नॉट नो देम इन देयर मोस्ट प्लॉजिबल फॉर्म। आराम से बनेगा, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है आपका। क्वेश्चन टैग आप बनाइए आसानी से, इसमें हमको तकलीफ है ही नहीं। इंग्लिश का बोल्ड क्या है? इंग्लिश को बोल्ड क्या है पता नहीं चल रहा होगा। इंग्लिश ओपन्स द विंडो अपॉन द वर्ल्ड्स नॉलेज। गलती क्या है इसमें और सही क्या है हम ये समझेंगे। दरअसल क्या बात होती है कि इंग्लिश जो है ना हमारा भाषा का नाम है। इंग्लिश क्या है? भाषा का नाम है। यदि भाषा का नाम हम बोलेंगे तो भाषा के नाम के साथ आर्टिकल लगता ही नहीं है। फिर से समझेंगे, भाषा के नाम के साथ आर्टिकल हम लगा ही नहीं सकते हैं। लेकिन यदि भाषा के साथ आर्टिकल लग जाए, जैसे इंग्लिश, देखिए हम भाषा लिखते हैं इंग्लिश, डच, डच, स्पेनिश, स्पेनिश, वेल्स, आयरिश, आयरिश, है ना। इंग्लिश, डच, स्पेनिश, वेल्स, आयरिश, ये सभी हमारा भाषा का नाम है। ठीक है। फ्रेंच, फ्रेंच भी आएगा, फ्रेंच, ये सभी हमारा भाषा का नाम है। अब इस भाषा के नाम के साथ कोई यदि द आर्टिकल लगा दे तो गलत हो जाएगा। ठीक है। भाषा के नाम के साथ हम आर्टिकल लगा ही नहीं सकते हैं। जैसे हम लिखे इंग्लिश, डच, स्पेनिश, वेल्स, आयरिश, फ्रेंच, ये सभी हमारा भाषा का नाम है, आर्टिकल नहीं लगेगा। परंतु यदि कोई जबरदस्ती करे कि नहीं सर हम ऐसे लिखना चाहते द इंग्लिश, द इंग्लिश, कोई कहेगा नहीं सर हम लिखेंगे द डच, कोई कहेगा हम लिखेंगे द आयरिश, द स्पेनिश, है ना, कोई कहेगा लिखेगा द आयरिश, आयरिश, कोई कहेगा हम लिखेंगे द फ्रेंच, है ना। तो ये हमारा भाषा के नाम के साथ यदि आप द आर्टिकल लगा देते तो ये भाषा का नाम अब नहीं रहेगा। इसका मतलब हो जाएगा, टोटल का मतलब हो जाएगा प्लुरल नाउन का काम करेगा, सभी प्लुरल नाउन का काम करेगा, प्लुरल नाउन का काम करेगा, सभी प्लुरल नाउन का काम करेगा। मतलब द इंग्लिश अंग्रेज लोग, द डच डच के लोग, स्पेनिश स्पेन के लोग, द आयरिश आयरिश के लोग, फ्रेंच के लोग। क्लियर? तो यहाँ अब हमें सूझबूझ से काम लेना पड़ेगा कि सेंटेंस में वहां के लोगों के बारे में चर्चा है या फिर भाषा का नाम दिया गया। इस बात को हमें ध्यान देना पड़ेगा कि यदि भाषा का नाम रहेगा तो कन्फर्म द नहीं लगेगा, और यदि वहां के लोग के बारे में चर्चा है तो द लगेगा। इस बात को आप ध्यान देंगे, इसलिए ज्यादातर पूछता है इंग्लिश, डच, स्पेनिश, वेल्स, आयरिश, फ्रेंच, द इंग्लिश, द डच, द स्पेनिश, द आयरिश, द फ्रेंच, ये सभी भाषा के नाम, और द लगा देंगे तो वहां के लोग की चर्चा हो जाएगा। अब देखिए सेंटेंस के अर्थ के अकॉर्डिंग टू, इंग्लिश ओपन्स द विंडो अपॉन द वर्ल्ड्स नॉलेज। इंग्लिश जो है संसार की ज्ञान की दरवाजा खोल देता है, खिड़की खोल देता है, मतलब संसार के हर रास्ता को खोल देता है। यदि आपके पास इंग्लिश का ज्ञान है,
नॉलेज लगा दिया लास्ट में, इसका मतलब यहाँ इंग्लिश भाषा के रूप में प्रयोग किया है। जब इंग्लिश भाषा के रूप में किया है तो सिंगुलर द नहीं लगेगा, यानी ऑप्शन 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, यानी राइट आंसर हमारा बिल्कुल सही था, सही है, रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट, इफ वन वर्क्स हार्ड, नेक्स्ट आइए, इफ वन वर्क्स हार्ड यू हैव गॉट द रिवॉर्ड। देखिए इसमें क्या आएगा, इफ, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट के तौर पर वन आ जाए, यदि किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर वन लिखा रहे तो समझ जाना कि आने वाला पॉसेसिव केस वंस होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बारी आ जाएगा तो वन सेल्फ होगा, सब्जेक्ट की बारी आएगा तो वन आएगा, ऑब्जेक्ट की बारी आएगा तो वन ही आएगा। मतलब वन यदि सब्जेक्ट रहे तो आपको सारा जगह आपको वन ही दिखाई देना चाहिए, वन से ही रिलेटेड होनी चाहिए। ऑप्शन देखिए, इफ वन वर्क्स हार्ड, यदि परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे तो फल पाओगे। सिंपल सी बात है, मेहनत करोगे तो फल पाओगे। तो ये हमारा एक ट्रूथ के तौर पर दिया गया, इसलिए वन है तो वन होनी चाहिए, यानी आपका ऑप्शन 1 या फिर ऑप्शन सी या ऑप्शन बी, इसी में डिफरेंट हमें पकड़ना होगा। यदि कोई बात हमारा मोरल ट्रूथ से जुड़ा हुआ हो जाए, यदि कोई बात मोरल ट्रूथ से जुड़ा रहे तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम यूज करते हैं। यदि मेहनत करोगे तो फल पाओगे, तो ये तो मोरल ट्रूथ हो जाएगा। जब मोरल ट्रूथ होगा तो सिंपल प्रेजेंट होनी चाहिए, यानी राइट आंसर हमारा 1 होगा। यदि हम ये नियम नहीं जानेंगे मोरल ट्रूथ का तो कोई भी इसका आंसर सी बना देगा, क्योंकि इफ का नियम होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरे सेंटेंस में विल या शैल प्लस V1 बोलता है। लेकिन जैसे मोरल ट्रूथ से जुड़ जाए तो सदैव सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही इस्तेमाल करेगा। चलिए, नो डाउट। अगला, द यूएनओ है ना, इंसिस्ट ऑन माने होता है जोर डालना, इंसिस्ट ऑन माने जोर डालना, इंसिस्ट ऑन बेटर अंडरस्टैंडिंग, इंसिस्ट ऑन माने जोर डालना, इंसिस्ट ऑन बेटर अंडरस्टैंडिंग करा। द यूएनओ जो है बेहतर सूझबूझ पर जोर डालता है ना, समझने बूझने पर जोर डालता है। बिटवीन द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, संसार के जो देश है, जितने भी देश है, उनमें समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में काफी ज्यादा जोर डालता है ना। तो द यूएनओ इंसिस्ट ऑन बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द कंट्रीज, दो रहता तो बिटवीन का इस्तेमाल होता, यदि 2 से ज्यादा हो गया तो बिटवीन नहीं बल्कि अमंग का इस्तेमाल किया जाएगा, नहीं राइट आंसर हमारा 1 हो जाएगा। बिटवीन का यूज हमेशा 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 हम 2 के लिए करेंगे, या 2 से ज्यादा जैसे ही आ जाएगा तो अमंग का यूज करेंगे। बाय तो माध्यम बताता है, बाय का यूज हम के द्वारा या माध्यम बताने के लिए बाय का यूज करते हैं। विथ जो होता है ना, साथ साथ, संग संग, विथ का यूज संग संग मतलब साथ साथ, विथ होता है। बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, वो आपका माध्यम शो करता है। सेम क्वेश्चन जो अभी अभी बताया गया, आपको सेम क्वेश्चन फिर से एक बार मिला है। ही डज नॉट स्मोक, वह धूम्रपान नहीं करता है, और मैं भी नहीं। अभी मैं पढ़ा रहा था कि नोर, नाइदर, आइदर हम नेगेटिव सेंटेंस रहने पर ही इसका इस्तेमाल करेंगे जिसका अर्थ भी देता है। तो ही डज नॉट स्मोक, वह धूम्रपान नहीं करता, मैं भी नहीं करता। अब बोलिए इसका राइट आंसर क्या आएगा? फटाफट आप लोग बना सकते हैं। आप नोर आई डिड लिखना गलत हो जाएगा, स्मोक तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि किसी सेंटेंस में वर्ब की रिपीटेशन नहीं होता है। किसी भी सेंटेंस में जिस तरह से नाउन एक बार लिखा जाता है, उसी प्रकार से वर्ब भी हमारा एक ही बार लिखा जाता है, यानी स्मोक दोबारा लिखा हुआ तो गलत है। नोर आई डू लगाना गलत है, नोर डू आई हमारा सी आएगा। अभी अभी हम पढ़ा रहे थे, इसी सेंटेंस को कोई पूछेगा कि सर हम आइदर से बनाना चाहते तो चेला बना सकता है। ही डज नॉट, ही डजंट स्मोक, स्मोक, कॉमा या एंड लगा सकते हो। नाइदर से कोई चाहे तो नाइदर रख सकता है, नाइदर डू आई, या फिर कोई कहेगा सर हम आइदर से बनाना चाहते तो लिखेगा आई डोंट आइदर। जैसे बनाना चाहते हो चला, आराम से रट लो, इस सबको बनेगा, आपका आसानी से बनेगा, आप जैसे चाहिए बना सकते हैं इसमें। तो इसको सेंटेंस को बनाएंगे, ही डज नॉट स्मोक, नाइदर डू आई डोंट आइदर, दोनों तरीके से बनाएंगे।
बढ़िया आगे। नेक्स्ट, हिज रीजन्स कैन बी गुड। बोलिए, कैन बी है तो कन्फर्म है कि कांट होना चाहिए, कांट होनी चाहिए। प्लूरल नाउन है तो दे लेगा, इसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं कि आपको हम समझाएं, कांट दे हो जाएगा। इट इज टाइम है ना, इट इज टाइम। देखिए इसका नियम क्या होता है, नियम आता है इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, या फिर इट इज प्रॉपर टाइम, इट इज प्रॉपर टाइम, या फिर हम बात करेंगे इट इज ऑपर्चून टाइम, ऑपर्चून टाइम, या फिर हम बात करेंगे इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम। अपॉर्चून टाइम पिछले साल आया था एनडीए वाला एग्जाम में, अपॉर्चून टाइम बराबर अभी जितने एग्जाम हो रहे हैं लगभग अपॉर्चून टाइम पूछ रहा। तो इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज प्रॉपर टाइम, इट इज अपॉर्चून टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ये सभी के बाद जब भी टेंस आएगा तो सिंपल पास्ट टेंस होगा। सिंपल पास्ट टेंस दैट मीन सब्जेक्ट प्लस V2। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज प्रॉपर टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चून टाइम के बाद सिंपल पास्ट टेंस मतलब V2 चाहिए। तो इट इज हाई टाइम दैट यू गो या वेंट, वेंट। क्लियर, आसानी से समझ में गया। नेक्स्ट आइए, इट इज प्रपोज टू कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट देखिए क्या इसमें आएगा, करा इट इज प्रपोज टू कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्शन के लिए, निर्माण के लिए प्रस्तावित किया गया, निर्माण का प्रस्तावित किया गया कि निर्माण होनी चाहिए उसके लिए प्रस्तावित किया गया। अब बात फॉर मेल्स 99 फीट लॉन्ग। अब बोलिए, कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट माने किसी चीज के बनाने की बात हो रहा है, कंस्ट्रक्ट करने का प्रस्तावित किया गया, उसकी प्रस्तावना रखा गया भाई किस निर्माण होगा किसी चीज का। अब देखिए, अब बात फॉर मेल्स 99 फीट लॉन्ग। अब बोलिए क्या यूज करेंगे, अब देखिए इसमें यूज करेंगे करा के बात मतलब स्नान करने की जगह, तो स्नान करने की जगह बाथ बनाएंगे तो इसकी लंबाई चौड़ाई इसके साथ होनी चाहिए। जैसे हम बनाएंगे हॉल बनाएंगे तो हॉल के साथ उसकी लंबाई चौड़ाई डायमेंशन होनी चाहिए, मैंने डायमेंशन उसके संग संग चलनी चाहिए। जैसे हम पेन बनाएंगे, इस पेन का निर्माण करेंगे तो इसकी डायमेंशन इसके साथ होनी चाहिए, राउंड पेन है ना, या फिर बोल देंगे सिलेंड्रिकल पेन मतलब इसके साथ इसकी आकार होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एगो हटा दिए फिर पीछे आती है, तो इसके साथ होने चाहिए बात, लॉन्ग जो लिखा हुआ है लॉन्ग बात उसके साथ होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि लॉन्ग बात यहाँ लिखा हुआ है और कहीं लिखा हुआ है ही नहीं, कहीं लिखा हुआ है ही नहीं, यानी इसका राइट आंसर एक हो जाएगा। किसी वस्तु का या किसी भी प्रकार की हम बनाएंगे कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसके डायमेंशन उसके साथ ऐड करना पड़े। जैसे बिल्डिंग बोलेंगे तो तुरंत बोलते हैं लॉन्ग बिल्डिंग बनाना है, टॉल बिल्डिंग बनाना है ना, या टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाना है, तो उसकी डायमेंशन आप उसके साथ ऐड करेंगे, ऐसा नहीं कि आप उसके साथ अलग कर देंगे। तो सबसे सटीक आंसर हम बनाएंगे और सबसे आसान तरीका अपनाएं कि बात है स्नान करने की स्थान बनाने की बात हो रहा है, बात है तो इसकी लंबाई या चौड़ाई इसके डायमेंशन इसके साथ होगा, यानी लॉन्ग बात होगा। अब लॉन्ग बात लगा दिया तो इसकी लंबाई चौड़ाई भी लिख दिया, कितना 99 फीट, 99 फीट लंबा बात, किसके लिए, पुरुषों के लिए। क्लियर। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, करप्ट ऑफिसर्स हैव सिफॉन्ड ऑफ मोर देन। देखिए करप्ट ऑफिसर्स भ्रष्ट अधिकारियों पर, भ्रष्ट अधिकारी जो था, शिफॉन्ड ऑफ मैंने होते हैं गबन करना, मतलब पैसे की हेरा फेरी कर लेना, शिफॉन्ड ऑफ होते की हेरा फेरी करना, गबन करना समझते हैं, घोटाला करना, सिंपल घोटाला करना आप समझते होंगे, तो यही होता है शिफॉन्ड ऑफ होते घोटाला करना, पैसे की गबन। एबडक्ट समझते हैं, एबडक्ट मैंने होते हड़प लेना, एबडक्ट कर जाना, अबडक्शन कर जाना। तो यहाँ कह रहा है करप्ट ऑफिसर्स हैव सिफॉन्ड ऑफ मोर देन 500 करोड़ रुपीज ओवर द लास्ट डिकेड फ्रॉम वेलफेयर फंड। वेलफेयर फंड्स मैंने समझता है कल्याणकारी योजना जो चलता है, वेलफेयर फंड्स, वेलफेयर कल्याणकारी जो योजना चलता है, वेलफेयर फंड से पिछले दशक से कह रहा है कि 5000 करोड़ रुपया से ज्यादा गबन कर गया, सब खा गया, सब घोटाला हो गया। इसका मतलब सिफॉन्ड ऑफ फ्रेजल वर्ब है,
घोटाला करना, घोटाला करना पैसे की गबन करना। जैसे भारत के अभी नीरव मोदी पैसे को गबन कर गया, अब भाग गया, तो नीरव मोदी बोल सकते हैं ना कि नीरव मोदी हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ शिफॉनिंग ऑफ मोर देन थाउजेंड रुपीज बोल सकते हैं, मतलब हजारों करोड़ रुपए की घोटाला गबन करके उस पर आरोप लगा है। तो यहां हम बोलेंगे सिफॉन्ड ऑफ। सही आंसर है डी, राइट आंसर आएगा, डी राइट आंसर आएगा। 19 माइग्रेट। समझिए इस बात को, क्या किसका मीनिंग आएगा, माइग्रेट क्या होता है। फिर समझते हैं इमिग्रेट क्या होता है, इमिग्रेट क्या कहलाता है। फिर हमारा इमिग्रेंट क्या कहलाता है ना। फिर आता आई से इमिग्रेट क्या कहलाता है। समझिए इस बात को, तीनों में क्या, और लास्ट आएगा इटिनेरेंट क्या कहलाता है। माइग्रेट मतलब समझते होंगे माइग्रेशन, माइग्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। माइग्रेशन, माइग्रेट माने होते प्रवासी, प्रवासी माइग्रेट होते हैं। डेट मीन्स हम बोल सकते हैं माइग्रेट क्या चीज, कहते मूव, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वह पर्सन जो एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करता है वो माइग्रेट कहलाता है। खास तौर पर काम के लिए, काम की तलाश के लिए, इन सर्च ऑफ वर्क बोल सकते हैं। काम की तलाश के लिए एक शहर से जो दूसरे शहर पलायन करते हैं वहां हम उसे माइग्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, माइग्रेट कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं उसे। जैसे बहुत सारे बिहार यूपी के कहा महाराष्ट्र पंजाब हरियाणा दिल्ली, यहाँ जाके लोग मजदूर काम करते हैं, मतलब वो माइग्रेट किए, माइग्रेशन हुआ, प्रवासी मजदूर कहलाते उसे, माइग्रेट हुआ। अब बात रहा कि इमिग्रेट क्या कहलाएगा और इमिग्रेट क्या कहलाएगा, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। देखिएगा इसमें क्या होता है ना, EMIG में, EMIG देखिएगा इसमें होता है गो, इसमें आता है गो, मतलब ये होता है गो फ्रॉम, गो फ्रॉम योर वन कंट्री टू अनदर कंट्री, टू अनदर कंट्री, गो एंड लिव परमानेंटली। फिर से देख लेते हैं, इमिग्रेंट जो होता है ना गो एंड लिव परमानेंटली होते हैं, परमानेंटली मतलब ये नियम होता है कि अपना देश को छोड़कर, अपना देश जो है उसे छोड़कर किसी अन्य देश में जाकर बस जाना, वो क्या कहलाएगा, इमिग्रेंट कहलाएगा। ये होता है EMIGRAT जो लिखा हुआ है, ये अपना देश छोड़कर जाकर दूसरे देश बस जाना, ये हमारा इमिग्रेट कहलाएगा। इमिग्रेट जो होता है ना कम फ्रॉम होता है, कम फ्रॉम अनदर कंट्री, मतलब किसी दूसरे देश से आकर बस जाना, उत्प्रवासी हिंदी में बोलते हैं, उत्प्रवासी। जैसे हम लोग यहाँ इंडिया में रह रहे हैं ना, तो यहाँ से हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, तो यहाँ से जाकर बस गए ऑस्ट्रेलिया में। मान लीजिए मेरा दोस्त यार या सगे संबंधी कुछ लोग जो है ऑस्ट्रेलिया में जाके बस गया, तो वो क्या कहलाएगा हमारे लिए, वो हमारे लिए इमिग्रेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, उसी को इमिग्रेंट बोलते हैं, इमिग्रेंट ये कहलाएगा, बस गए, ठीक है। लेकिन अब हम इंडिया में, वो ऑस्ट्रेलिया से कोई आकर यहाँ बस जाए, ऑस्ट्रेलिया से आकर यहाँ बस गया, तो उसके बोलेंगे इमिग्रेट, बोलेंगे इमिग्रेट, उत्प्रवासी, उत्प्रवासी, समझ में आ गया। आकर बसना, कम, सिंपल सोचो, कम, कम मने आना, कम मने आना, आना मतलब आई, आई मतलब आई, बस समझ में, आई, आई आना। तो आकर बसना इमिग्रेंट, जाकर बसना इमिग्रेट, और एक स्थान से दूसरे स्थान पलायन करना काम की तलाश में, तो वो माइग्रेट कहलाता, प्रवासी। वो परमानेंटली नहीं होते, काम की तलाश में गया फिर चला आया, वो माइग्रेट कहलाता। ये अब देखिए यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया। अब सेंटेंस में एक और वर्ड बच गया हमारा, जो सेंटेंस में एक और वर्ड बचा हुआ वो है इटिनेरेंट। इटिनेरेंट माने होते घुमंतु, घुमक्कड़। आप देखते पढ़े होंगे क्लास में घुमंतु बोटिया, मतलब उसका कहीं ठौर ठिकाना नहीं होते, 10 दिन यहाँ रहा
15 दिन वहां रहा, 4 दिन वहां रहा, 6 दिन यहाँ रहा, उसी को कहते हैं इटिनेरेंट। मतलब जगह जगह यात्रा करने वाला, समझते हैं, भ्रमण करने वाला, उसी को कहते हैं इटिनेरेंट। यात्रा वृत्तांत कहते हैं, यात्रा करने वाले को इटिनेरेंट कहते हैं, जो केवल यात्रा करता, जगह जगह भ्रमण करता। दे आर माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम अनदर कंट्री। तो यहाँ कह रहा है कि वे लोग जो अनदर कंट्री से, तो से जो लगा दिया ने, इसलिए यहाँ माइग्रेटरी ना लगाकर बल्कि इमिग्रेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो लिखा ना, वे लोग जो है अनदर कंट्री माने किसी और देश से, मतलब किसी और देश से आकर यहाँ आया, किसी अन्य देश से यहाँ आया है, इसका मतलब होगा इमिग्रेट कहलाएगा, इमिग्रेंट कहलाएगा, उत्प्रवासी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मतलब कहीं भी आकर बस, यहाँ आके बस गया तो इमिग्रेंट, जाकर बसता तो इमिग्रेंट, और केवल पलायन किया गया तो माइग्रेटरी। क्लियर? और ये हुआ घुमंतु। तो दे आर माइग्रेटरी वर्कर्स फ्रॉम अनदर कंट्री से, तो से जो लगाए ना फ्रॉम, इसलिए हमें यहाँ आने का सेंस हो रहा, और आने के सेंस में इमिग्रेंट हो जाएगा। 20 नंबर, नाइदर आई नोर माई फ्रेंड। देखिए, नाइदर के बाद नोर आता है। वर्ब का यूज हम नजदीक वाले नाउन पर डिपेंड करता है, फ्रेंड के अकॉर्डिंग टू होना चाहिए। तो फ्रेंड हमारा सिंगुलर है तो लिव्स होना चाहिए, है ना। नाइदर, नोर या आइदर और के साथ जो वर्ब आता है वो नजदीक वाले शब्द पर निर्भर करता है, नजदीक वाले नाउन पर डिपेंड करता है। तो नजदीक इसका माई फ्रेंड है, तो माई फ्रेंड के अनुसार लिव्स होना चाहिए। ऑप्शन हमारा डी नहीं होगा, ऑप्शन हमारा सी नंबर तो ऐसे ही गलत दिख रहा है। ऑप्शन हमारा बी ए नंबर देखते हैं तो नाइदर आई डू नोट डज माई, ये तो और गलती है। इसलिए हम क्या किए, इसका एग्जामिनर इसको इन्वर्जन बना दिया, नाइदर डू आई नो डज माई फ्रेंड। मतलब इन्वर्जन बनाने का मतलब यही हुआ कि नाइदर नोर हमारा नेगेटिव वर्ड है, और नेगेटिव वर्ड हमारा वाक्य के शुरू में आ जाए तो सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं, सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल किया आता है, मतलब इन्वर्जन में उसी को कहते हैं। इसलिए राइट आंसर हमारा बी होता। यदि यहाँ लिव के स्थान पर लिव्स होता तो आंसर हमारा डी हो जाता, नहीं है तो हमें ऑप्शन बी बनाना पड़ेगा। पिछले क्लास में भी इसके बारे में बताए थे, ही इज द पुअरेस्ट ऑफ द टू। देखो, जहां जहां आपको ऑफ द टू की चर्चा आ जाए, जहां जहां दो में सिलेक्शन की बारी आ जाए, और ऐसे ही आप बात ध्यान दीजिएगा, जहां टू की चर्चा है भाई तो वहां सुपरलेटिव कैसे आएगा। सुपरलेटिव का यूज हमेशा दो से ज्यादा में करते हैं, इसका मतलब सुपरलेटिव की यहाँ कोई चांसेस है ही नहीं। पुअरेस्ट पुअरेस्ट पुअरेस्ट, यानी राइट आंसर हमारा एक होगा। जब जब दो व्यक्ति वस्तु में किसी एक का सिलेक्शन आएगा तब तब हमें द प्लस कंपैरेटिव लगाना पड़ेगा, और ऐसे सेंटेंस को हम रीराइट कर सकते हैं उल्टा से, ऑफ द टू वर्कर्स, ऑफ द टू वर्कर्स, ऑफ द टू वर्कर्स, कॉमा, शुरू वाला सेंटेंस को लास्ट में लिखेंगे, ही इज द पुअरर, ही इज द पुअरर। क्लियर हो गया? ही इज द पुअरर, दोनों तरीके से बना सकते हैं। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में भी इसके बारे में सिखाए थे, और आज भी मैं सिखा रहा हूं, ही इज द पुअरर हो जाएगा। द हेल्प गिवन टू अस, द हेल्प गिवन टू अस, सेंटेंस आप गौर से देखिएगा तो आपको पार्टिसिपल नजर आएगा, सेंटेंस आप गौर से देखिएगा तो पार्टिसिपल नजर आएगा। द हेल्प गिवन टू अस, हमें दी जाने वाली सहायता। पार्टिसिपल का मतलब होते है कि नाउन प्लस V3 प्लस नाउन, नाउन नहीं तो प्रोनाउन होगा, तो ये हमारा पार्टिसिपल होगा। द हेल्प गिवन टू अस, हमें दी जाने वाली सहायता। वाज जो आ रहा है ना, हेल्प के लिए आ रहा, किसके लिए? हेल्प के लिए। पार्टिसिपल का नियम होते हैं नाउन प्लस V3 प्लस नाउन, और ऐसे सेंटेंस का हम रीराइट भी बना सकते हैं। देखिए, पार्टिसिपल जब आता है तो उसका रीराइट हम जरूर आपको सिखाएंगे। द हेल्प गिवन टू अस, ये पार्टिसिपल है, इसको रिलेटिव प्रोनाउन से भी आप लिख सकते हैं, लिखा जाएगा द हेल्प विच, या फिर डैट लगा दो, द हेल्प विच या डैट वाज गिवन टू अस। केवल यहां से यहां तक को हम रिराइट किए, केवल यहां से यहां तक। द हेल्प गिवन टू अस लिखिए, या फिर द हेल्प विच या डैट वाज गिवन टू अस।
मतलब जो सहायता हमें दिया गया या फिर हमें दी जाने वाली सहायता, या जो सहायता हमें दिया गया या हमें दी जाने वाली सहायता, या जो सहायता हमें दिया गया। समझ में आ गया? तो पार्टिसिपल और उसे रिलेटिव प्रोनाउन से आप लिख सकते हैं। अब बात रहा कि पैसिव क्यों बनाया। जितने भी पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, नाउन प्लस V3 प्लस नाउन, जितने भी पास्ट पार्टिसिपल होते हैं वो सदैव पैसिव वॉइस का रूप लेता है, सदैव पैसिव वॉइस। इसलिए द हेल्प व्हिच दैट वाज गिवन टू अस, हमें दी, माने जो सहायता हमें दिया गया या हमें दी, इसलिए द हेल्प व्हिच दैट वाज गिवन टू अस, हमें दी, माने जो सहायता हमें दिया गया या हमें दी जाने वाली सहायता, वाज मोर एडेक्वेट फॉर आवर पर्पस, हमारे पर्पस से ज्यादा था, हमारे उद्देश्य से ज्यादा था। इसका मतलब अनएक्सपेक्टेड हुआ। अब बोलिए इसका क्या राइट आंसर बना दूं। अब इसका राइट आंसर देखिए, बोल्ड पार्ट इसको किया गया, मोर एडेक्वेट का बोल्ड किया गया। अब बात करेगा कि सर ऑप्शन बी बना देते हैं। एनएफ का साइनो ही एडेक्वेट होता है, पर्याप्त है ना, तो इसका आंसर बी नहीं आएगा। मच एडेक्वेट, मोर देन एडेक्वेट, बोलिए। यदि हम मोर लगाते तो ये तो स्पष्ट है भाई कि मोर के बाद देन होना अति आवश्यक है, यानी राइट आंसर सी होगा। एनफ इसलिए नहीं आएगा कि एनफ एक ऐसा एडवर्ब है, देखिए एनफ के बारे में आप जानिए। एनफ एक ऐसा एडवर्ब है जिसका यूज एडजेक्टिव के बाद होता है, एडजेक्टिव के बाद यूज करते हैं। यानी इसको हम बनाना चाहते थे तो एडेक्वेट एनफ होता है ना, लेकिन ऐसे भी दोनों सिनोनिम के अर्थ में देता है, नहीं आएगा। एडेक्वेट एनफ, एनफ एक ऐसा एडवर्ब होता है जिसका यूज हम एडजेक्टिव के बाद करते हैं। मच एज एडेक्वेट, ये तो और गलत हो जाएगा, यानी राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, मोर देन एडेक्वेट हो जाएगा। मतलब जो हमें सहायता दिया गया, हमें दी जाने वाले सहायता, माने हमें जितने सहायता मिला है वो जरूरत से ज्यादा था। चलिए आइए, क्वाइट द मोस्ट रिमार्केबल, क्वाइट द मोस्ट रिमार्केबल, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल, मतलब काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल, मतलब काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल। वे एवर रिमेंबर, हमें याद है, वे रिमेंबर, हमें याद है, टू हैव रीड, है ना, हमें याद है, किस लिए याद है भाई, टू रीड के लिए। अब देखिए इसका आंसर क्या बनाएंगे, बोलिए क्या बना दे इसमें आंसर। देखिए पूरा सेंटेंस को बोल्ड किया है तो हम आसानी से बनाएंगे। पहला नंबर की उल्टा पुल्टा जो लिखा है उसको हम सरिया लेते हैं, इसको टू हैव रेड। यहाँ जो लिखा गया एवर का, आप देखिए एवर, ये हमारा एडवर्ब है, क्या है भाई, एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है। अब देखिए लिखा गया ना, क्वाइट द मोस्ट रिमार्केबल आर्टिकल, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जिसे हमें याद है कि हम ये आर्टिकल को अब तक पढ़ चुका, मैं इस आर्टिकल को पढ़ चुका हूं। अब देखिए इसका आंसर समझिए कैसे बनाया गया सेंटेंस, सेंटेंस को बनाया कैसे गया ये समझते हैं पहले। दरअसल यहाँ बात हो रहा है एवर का, ठीक है। सेंटेंस को हम रीराइट कर देते हैं तब आपको समझ में आएगा। वे रिमेंबर, वे रिमेंबर, वे रिमेंबर, हमें याद है कि डैट वे एवर हैव रीड, एवर हैव रेड, ये लिखा हुआ है ना। अब सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है। अब इस सेंटेंस को भली भांति ध्यान दीजिएगा। एवर का यूज हम यहाँ ना करके इसके सहायक क्रिया के बाद यूज करेंगे। हैव एवर हो जाएगा, हैव एवर रेड, बी लगा देते हैं। सेंटेंस वही था, उसी सेंटेंस को हम रीराइट किए, ठीक है। तो लिखा हुआ वी रिमेंबर, हमें याद है कि वी हैव एवर रेड, हम इसे पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं मतलब कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसका हम इन्फिनेटिव से जोड़ेंगे तब लिखा जाएगा वे रिमेंबर
वी रिमेंबर, डैट के स्थान पर टू लगाइए। जब डैट के स्थान पर टू लगाएंगे तो ये दोनों सब्जेक्ट कॉमन है, तब वी तो हट जाएगा। लेकिन यहाँ जो हैव के बाद नोट आएगा, हैव के बाद नेवर आएगा, हैव के बाद एवर आएगा, उसका पोजीशन हम नोट के ठीक पहले यूज करेंगे। किसके पहले? नोट के ठीक पहले। नेवर, नॉट, एवर। नॉट आए नेवर तो बराबर सिखाते हैं, लेकिन एवर भी आप सीखिए। नेवर, नॉट, एवर जब भी यूज करेंगे तो टू के पहले यूज करेंगे, तब यूज करेंगे वी वन या जो भी लिखा हुआ हैव रेड। समझ में आ गया? ये इन्फिनेटिव का था, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि एवर का जो यूज होना चाहिए वो इसके साथ होना चाहिए। ऐसे भी एवर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में ही होता है, तो इसका पोजीशन इसके साथ होनी चाहिए। अर्थात हम ये समझ सकते हैं नॉट, नेवर और एवर का यूज हम जब भी करेंगे तो टू के पहले, मतलब नॉट टू, नेवर टू, एवर टू, ये इसका पोजीशन सही होता है। क्लियर? नरेशन में क्वेश्चन बराबर आते रहता है। यानी राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वाइट द मोस्ट रिमार्केबल आर्टिकल वी रिमेंबर एवर टू हैव रेड। इसको रीराइट आप करिएगा तो बनेगा वी रिमेंबर, हमें भली बात याद है कि वी हैव एवर रेड, हम पढ़ चुके हैं, हम पढ़ाई कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। क्लियर हो गया? मैंने उस आर्टिकल को मैं पढ़ चुका हूं, उसी को रीराइट बनाया गया। वॉन्ट टेल है तो वॉन्ट टेल है तो वुडंट नहीं आएगा, वैल्यू होना चाहिए। नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव रहता तो नेगेटिव आता। शी डज नॉट माइंड, वह बुरा नहीं मानती है, वह बुरा नहीं मानती है। शी डज नॉट माइंड, तो नियम कहता है कि माइंड क्रिया के बाद V4 आता है। माइंड क्रिया के बाद V4 आता है। जब माइंड क्रिया के बाद V4 आएगा तो टू वी के स्थान पर बीइंग होनी चाहिए, बीइंग होनी चाहिए। यानी ऑप्शन हमारा बी गलत है और डी गलत है। बीइंग अब कहता है कि बीइंग के बाद हमेशा V3 चाहिए, यानी ऑप्शन हमारा सी गलत है। राइट आंसर 1 हो जाएगा। बीइंग के बाद V3 चाहिए पैसिव वॉइस के लिए, यानी शी डज नॉट माइंड बीइंग डिस्टर्ब, वह डिस्टर्ब होने का बुरा नहीं मानती है, उसे इससे कोई मतलब नहीं कि वो बुरा मानेगी। तो बीइंग के बाद V3, माइंड क्रिया के बाद बराबर क्वेश्चन आते रहता माइंड, अवॉइड, ये सब के बाद जो आएगा वर्ब आएगा V4 आएगा। डिनाई अभी अभी हम लिखे थे कुछ देर पहले, डिनाई के बाद भी V4 आता है। माइंड, अवॉइड, डिनाई, स्टॉप, ये सब के बाद V4 आता है, V4। तो वही लिखा है टू बी के स्थान पर बीइंग, और बीइंग के साथ V3 चाहिए, तो V3 डिस्टर्ब है ना कि डिस्टर्बिंग है। राइट आंसर 1 हो जाएगा।